Hello everyone, my name is Sunny. Welcome to Sunny Coaching Classes. Myself Bhavna and we welcome all you to Sunny Coaching Classes. इस वीडियो में हम जानेंगे दो एग्जाम्स का कंपैरिजन ICAR AIEEA ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एंड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। बेसिकली कुछ लिस्ट ऑफ कोर्सेज हैं जैसे BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, BTech इन बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी साइंस एक्सेट्रा। इनमें कुछ कॉलेजेस जो हैं वो ICAR AIEEA UG, जिसका कॉमन नेम ICAR UG के नाम से जानते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स इनको। तो कुछ कॉलेजेस ICAR UG के बेसिस पे एडमिशन्स देते हैं और कुछ कॉलेजेस जो हैं वो अपना स्टेट लेवल का खुद का एंट्रेंस लेते हैं, जिसका नाम एग्जाम्पल के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो सकता है या नाम कुछ और भी हो सकता है। तो इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं एग्जाम्पल की फॉर्म में PAU CET पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एंड ICAR UG को। जानेंगे दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं एंड क्या डिफरेंसेस हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस वीडियो में बेसिकली जो सर हैं वो कवर करेंगे ICAR का एग्जाम और मैं कवर करूंगी CET। जैसे हम यहाँ पर PAU CET को फॉर एग्जांपल लेके चल रहे हैं और यहाँ पर इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी अथॉरिटी इसे कंडक्ट करती है और साथ में एलिजिबिलिटी डिफरेंसेस हमें क्या मिलेंगे इन दोनों टाइप के एग्जाम्स में, और जो पेपर होता है उसमें मीडियम क्या रहेगा और कौन सा कैसे है, जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है या फिर पेन एंड पेपर बेस्ड है, और भी जो डिफरेंशिएट के पॉइंट्स मिलेंगे हमें इन दोनों में तो वो भी हम कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन से। तो सर बताइए प्लीज कि ICAR क्या है और कौन सी अथॉरिटी इसे कंडक्ट करती है। जी, तो ICAR AIEEA ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, ये एक नेशनल लेवल का टेस्ट है जो NTA कंडक्ट करती है। वही NTA जो आपका JEE मेंस भी कंडक्ट करती है। तो ये सेम अथॉरिटी NTA ही ICAR UG का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करेगी और इसमें काफ़ी सारे हमारे पास अवेलेबल कोर्सेज हैं जिनमें हम एडमिशन ले सकते हैं थ्रू दिस एंट्रेंस टेस्ट। तो मैं यहाँ पर लिस्ट दे रहा हूँ आपको कोर्सेज की। जैसे एग्जांपल के लिए BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, BTech इन बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी साइंस, डाइट न्यूट्रिशन, सेरिकल्चर और भी कोर्सेज हैं, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये एक हमारे पास नेशनल लेवल का एंट्रेंस रहेगा जो काफ़ी सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ को कवर करता है। एग्जाम्पल की फॉर्म में हमारे पास जो स्टेट लेवल की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें 15% जो सीट्स हैं वो ICAR UG के थ्रू फिल होती हैं, और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें हमारे पास 100% कोटा ही ICAR का रहता है। फुल सीट्स ही ICAR UG के थ्रू कवर होती हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम दे दूंगा या लिंक दे दूंगा जहां पे आप चेक कर सकते हैं कि किस कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ की कितनी कितनी सीट्स हैं, और ये नेशनल लेवल का एंट्रेंस रहेगा कंडक्टेड बाय NTA। हाँ जी, तो अगर हम किसी एंट्रेंस टेस्ट की बात करें जो कि आफ्टर 12th लिया जाएगा किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिट होने के लिए, अब ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करेगा। जैसे हर यूनिवर्सिटी का एक अपना एंट्रेंस टेस्ट होएगा जो लेके उसके थ्रू जो उस स्टेट के रेजिडेंट्स होंगे वो उसमें अप्लाई करेंगे और उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर PAU की बात कर लेते हैं, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, ये आफ्टर 12th जो एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं उसका नाम है CET, दैट इज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और अगर आप पंजाब रेजिडेंट हैं तो फिर आप एडमिशन लेना चाहते हैं PAU में, तो फिर आप यही वाला एंट्रेंस टेस्ट देंगे CET और इसी के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। CET के अंदर बहुत सारे कोर्सेज आ जाते हैं, जैसे कि अगर आपने BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन लेनी है 4 इयर्स प्रोग्राम में, या फिर BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में लेनी है, या फिर कुछ इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी होते हैं बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे उनमें भी एडमिशन लेनी है तो आप सेम CET ही दोगे। या फिर अगर आपने कुछ कम्युनिटी साइंस के प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं उनमें एडमिशन लेनी है तब भी आप यही वाला दोगे। या फिर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में भी अगर आपने लेनी है एडमिशन PAU में तो फिर आप सेम CET दोगे। ऐसे ही अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोर्सेज होंगे और उनका एक सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। आइए अब जानते हैं दोनों एग्जाम्स की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या मेन क्राइटेरिया है एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए। तो शुरू करते हैं मैडम, आप ही बताइए सबसे पहले CET की एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। अगर आप CET में
अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th में, जिसमें कि आपने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री किया हो, जिसके साथ आपने अगर बायोलॉजी या मैथमेटिक्स या एग्रीकल्चर किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वन थिंग मोर, अगर कम्युनिटी साइंस में जाना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ अगर आपने होम साइंस भी किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड सेम वही बात, 50% एटलीस्ट इन एग्रीगेट आपके होने चाहिए। ICAR UG का एग्ज़ाम देने के लिए भी आपको क्लास 12th में एग्रीगेट मार्क्स मिनिमम 50% होने चाहिए। बट वंस अगेन ICAR और CET दोनों में ही कुछ रिलैक्सेशंस रहती हैं टूवर्ड्स डिफरेंट कोटाज लाइक SC ST एटसेट्रा। तो वो आप अगर किसी कोटा में आते हैं तो प्लीज़ आप एक बार प्रॉस्पेक्टस जरूर चेक कर लें रिस्पेक्टिव एग्जाम का। तो ICAR UG देने के लिए भी यहाँ पर आपको मिनिमम 50% स्कोर चाहिए होता है एग्रीगेट। अब यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी अलग अलग है। जैसे यहाँ पर आप लिस्ट में देख पा रहे हैं, किसी कोर्स के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर चाहिए, किसी कोर्स के लिए PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चाहिए। यहाँ पर P का मतलब फिजिक्स है, C का मतलब केमिस्ट्री, M का मतलब मैथ्स एंड A का मतलब एग्रीकल्चर। तो कॉम्बिनेशन अलग अलग है। किसी कोर्स के लिए PCM चाहिए, किसी के लिए PCB चाहिए, किसी के लिए आपको ACB चाहिए। तो आप चेक कर सकते हैं, राइट। अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग यहाँ पर एलिजिबिलिटी रहेगी अंडर ICAR UG। हाँ जी, तो यहाँ पर CET अगर आपने देना है तो यहाँ पे आपको 66 क्वेश्चंस आएंगे फिजिक्स के, 66 क्वेश्चंस ही आएंगे केमिस्ट्री के, 68 क्वेश्चंस आएंगे अगर आपने बायोलॉजी करना है या फिर आपने एग्रीकल्चर करना है। ये हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होएगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होएगी। अगर आपने मैथ साथ में लिया था तो मैथ्स के आपको 34 क्वेश्चन आएंगे एंड 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होएगा। जी, तो अब मैं बताता हूँ ICAR UG का। तो ICAR UG में 50 क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के, 50 ही मैथ्स के। बेसिकली 50 क्वेश्चंस आएंगे ईच सब्जेक्ट के। अब आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है वो डिपेंड करता है। अगर आपने एग्रीकल्चर ऑप्ट किया हुआ है तो एग्रीकल्चर के 50, अगर आपने बायोलॉजी ऑप्ट किया है तो बायोलॉजी के 50। और यहाँ पर जो ईच क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का रहेगा, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन हो गए आपके, और टोटल मार्क्स बन जाएंगे 150 × 4 यानी कि 600 मार्क्स। इट मीन्स 200 मार्क्स का ईच सब्जेक्ट का आपका एग्जाम रहता है और 600 मार्क्स में से आपका टोटल स्कोर जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। और ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है CBT, तो इसका आपका एग्जाम सेंटर होगा, आप वहाँ पे जाके पेपर देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर पे बैठ के ऑनलाइन देंगे। जो भी आपका एग्जाम सेंटर बनेगा वहाँ पे आपको जाके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो ऑप्ट करना होगा, जैसे JEE मेंस का भी CBT होता है, आप लोगों को पता होगा। और इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि ईच क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर एक गलत है तो 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा। ये 1/4 नेगेटिव मार्किंग CET और ICAR दोनों में सेम थी। इट मीन्स कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हैं और एक क्वेश्चन सही है तो इट ट्रांसलेट्स इनटू 0 मार्क्स। इट मीन्स कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हैं और एक क्वेश्चन सही है तो 0 मार्क्स बन जाएंगे विद 1/4 नेगेटिव मार्किंग। तो आपको थोड़ा ध्यान दे के और स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ का कि आप नेगेटिव मार्किंग को थोड़ा अवॉइड करके चलें, अननेसेसरी टिक वगैरह ना करें, जो आता हो उसी को अटेम्प्ट करें, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग से आपके जो बने बनाए नंबर हैं वो भी जा सकते हैं। और ये बात का जरूर ध्यान रखिएगा, ICAR जो है वो आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा और CET आपका पेन पेपर बेस्ड ऑफलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, जहां पे आपको सेंटर बनेगा और आपको जाना होगा, OMR पे आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। अब चलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। हाँ जी, तो CET जो है वो आपका वो पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम है, जिसमें कि आपको OMR शीट्स जो है वो दी जाएंगी, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर सीरियल ऑर्डर वाइज मेंशन किया होएगा, 4 उसमें सर्कल दिए होंगे। जो भी आपका करेक्ट आंसर है वो आपने सही से सर्कल करना होएगा। OMR की प्रैक्टिस आपको जरूर सही से कर लेनी चाहिए, अदरवाइज क्या हो सकता है कि अगर आपका कोई 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए या बाय मिस्टेक आपने कोई और फिल कर दिया तो आपका पूरी की पूरी रो गलत हो सकती है। तो चाहे आपको पेपर आता भी था बट फिर भी आपके मार्क्स जो है वो बहुत कम हो सकते हैं। सो बी केयरफुल, जब भी OMR फिलिंग करनी है ध्यान से करो। आई विल रिकमेंड कि आप उसके पहले से ही घर पे प्रैक्टिस करके जाओ। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, वो है मीडियम। अगर आप CET का पेपर देते हो तो उसमें आपको एक ही मीडियम आएगा, दैट इज इंग्लिश। CET पेपर में सिर्फ आपको इंग्लिश मीडियम में ही मिलेगा देखने को। अगर आप ICAR UG देना चाहते हैं तो इसमें बेनिफिट है, बाइलैंग्वेज एग्जाम है। अगर आप चाहें तो वहाँ पर इंग्लिश में भी एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं और हिंदी में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। बेसिकली दोनों साइड, दोनों लैंग्वेजेस में सेम क्वेश्चंस पैरेलल दिए होंगे।
तो आपको इंग्लिश में पढ़ के समझ आता है तो वैसे अटैम्प्ट कीजिए, हिंदी में पढ़ के समझ आता है तो वैसे अटैम्प्ट कीजिए, साथ साथ ही दोनों लैंग्वेज रहेंगी विद ईच क्वेश्चन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई आंसर की को लेके क्वेश्चन होता है कि इंग्लिश वाले को आंसर को सही माना जाए या हिंदी वाले को सही माना जाए, तो यहाँ पर इंग्लिश में जो क्वेश्चन होगा उसका जो इंग्लिश क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आंसर बनेगा उसको फाइनल आंसर माना जाता है। इन केस अगर कोई डिस्क्रिपेंसी रहती है इंग्लिश और हिंदी क्वेश्चन में, तो इंग्लिश क्वेश्चन को वहाँ पर फाइनल क्वेश्चन या उसके आंसर को फाइनल आंसर सिलेक्ट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली ही मार्किंग की जाती है। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज आएंगे इन दो रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के अंडर। तो सीईटी अगर आप देते हो तो मैंने कोर्सेज के नेम्स शुरू में ही बताए थे, वही सारे कोर्सेज आएंगे जो कि अंडर एक ही यूनिवर्सिटी है, दैट इज जो भी आपके रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी होगी, है ना। क्योंकि जो स्टेट लेवल एग्जाम है वो तो कोई एक ही यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी, अगर आप उसे क्वालिफाई करोगे तो आप सिर्फ वही रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी में जा पाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपने PIU CET दिया तो फिर आप CET के अंडर कोई भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो उसमें लोगे, बट PIU के अंडर ही लोगे ना, तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर ही लोगे आप CET को क्वालिफाई करके। ओके तो ICAR के अंडर अलग अलग कॉलेजेस हैं जी। तो आप डिपेंडिंग किस कॉलेज में जाना चाहते हैं, अगर वो ICAR के अंडर है तो आप पहले तो आप ये नोटिस करेंगे कि वो आपकी स्टेट की यूनिवर्सिटी या स्टेट का कॉलेज है कि नहीं। अगर स्टेट का यूनिवर्सिटी कॉलेज है तो आपको चेक करना होगा कि आप वो खुद का एंट्रेंस लेते हैं कि नहीं। अगर वो खुद का एंट्रेंस लेते हैं तो आपको उनके बेसिस पे अप्लाई करना होगा, और अगर वो ICAR के अंडर एडमिशन देते हैं तो ICAR के अंडर अप्लाई करना होगा। और अगर आपका कॉलेज है ही अदर स्टेट का जो आपने सेलेक्ट किया है तो मोस्ट लाइकली वो ICAR के अंडर आएगा, और ICAR के थ्रू ही आप एग्जाम अप्लाई करेंगे, और एग्जाम के थ्रू आपकी जो सीट्स अलॉटेड होंगी विद ICAR वो आप अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल PIU में टोटल 80 सीट्स अंडर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ऑफर की जाती हैं, और 14 सीट्स जो 15% कोटा है वो ICAR के अंडर नॉमिनेट की जाती हैं। तो अगर ICAR की जो सीट है उसके लिए अप्लाई करना होगा तो आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ICAR UG एग्जाम दे के उसकी काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पर ये 14 सीट्स जो नॉमिनेटेड बाय ICAR हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कंपैरिजन PIU के साथ कर रहे हैं, लेकिन और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आप लिस्ट डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो अगर आप किसी और कॉलेज की देख रहे हैं तो आपको वहां से चेक कर सकते हैं कि कितनी सीट्स हैं टुवर्ड्स दैट कॉलेज, राइट, क्योंकि अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो रहने वाली है। वन थिंग मोर, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो हम टोटल सीट्स की बात कर रहे हैं। अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आप उसके रिस्पेक्टिवली अपना देख लीजिए, आप ये सारी चीज़ इनके प्रॉस्पेक्टस जो है वहाँ पर चेक कर सकते हैं। काइंडली ये सारा डाटा एक बार ही प्रॉस्पेक्टस में क्रॉस वेरीफाई कर लेना। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि कोई ऐसा कोर्स जो कि CET के अंडर आता हो बट वो सेम कोर्स ICAR के अंडर ना आता हो। तो अब हम कर लेते हैं इसकी बात। तो अगर आप CET देते हैं तो उसके थ्रू आप BSc ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट नाम का एक कोर्स होता है जो कि CET अंडर आप उसमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और वन थिंग मोर, एक और कोर्स ऐसा है जो कि इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, जो 5 इयर्स के BSc ऑनर्स के इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं, उनमें आप एडमिशन ले सकते हो CET को क्वालिफाई करके। उसमें बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री ऐसे और भी आ जाते हैं, आप उन्हें चेक कर लेना। ऐसे ही कुछ कोर्सेज हैं जिसके लिए आपको ICAR UG के थ्रू ही अप्लाई करना होगा। फॉर एग्जांपल BFSC, BSc ऑनर्स इन फॉरेस्ट्री, BSc ऑनर्स इन सेरिकल्चर, BTech डेयरी टेक्नोलॉजी। अब आप जिस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं प्रोवाइडेड उस कॉलेज में ये कोर्स हो, राइट, तभी आप ICAR UG के थ्रू उसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। तो चलो अब हम जानते हैं कि इन दोनों एंट्रेंसेस में से कौन सा एंट्रेंस आपके लिए बेस्ट है, किस एंट्रेंस के थ्रू आपको एडमिशन लेनी चाहिए और किस एंट्रेंस में अप्लाई करना चाहिए। तो आंसर इज़ वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल इस वीडियो में हम कंपेयर कर रहे थे PIU को विद ICAR। तो अगर आप पंजाब रेजिडेंट हैं एंड आप BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर फॉर एग्जांपल करना चाहते हैं थ्रू PIU, तो आपको CET अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 85% सीट्स रिजर्व करती है फॉर स्टेट कैंडिडेट्स, एंड उसके लिए CET के थ्रू जो सीट्स हैं वो फिल होती हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर के लिए टोटल 80 नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो CET के थ्रू फिल होती हैं, और जो रिमेनिंग 15% सीट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 14, वो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में अदर स्टेट्स के लिए ICAR UG के थ्रू फिल होती हैं, नॉमिनेटेड बाय ICAR बेसिकली सीट्स हैं।
तो अगर आप पंजाब रेजिडेंट हैं तो आपकी प्रेफरेंस सीईटी रहनी चाहिए अगर आप पीएयू में ही अप्लाई करना चाहते हैं। बट इन केस अगर आप अप्लाई ही पंजाब के बाहर किसी और यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं तो इन दैट केस आपको आईसीआर यूजी अप्लाई करना होगा, बिकॉज आईसीआर यूजी के थ्रू आप अदर स्टेट का जो 15% कोटा है उसके थ्रू अप्लाई कर पाएंगे। अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स हर कॉलेजेस में ऑफ कोर्स अलग अलग रहेंगी, तो जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं उसमें थ्रू आईसीआर कंपटीशन कम भी हो सकता है, कंपटीशन ज़्यादा भी हो सकता है, बिकॉज वो ये कंपटीशन हर साल वेरी करेगा ना, राइट। कोई पर्टिकुलर कॉलेज XY कॉलेज में इस बार कितने स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इस बार कंपटीशन ज़्यादा होगा या कम होगा। तो कट ऑफ वगैरह बात की बात है, अभी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एग्जैक्टली कट ऑफ किसकी हायर रहेगी किसकी लोअर रहेगी। इसके अलावा बच्चे पूछते हैं कि एग्जाम दोनों में से ईजी कौन सा है मुश्किल कौन सा है, तो ये टोटली स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, और थोड़ा सा यहाँ पे ना टाइमिंग का भी डिफरेंस है अगर आप देखें तो, जैसे हमने कहा कि आपके पास सीईटी में टोटल 200 क्वेश्चंस बने और 180 मिनट्स थे, तो देखा जाए 1 मिनट से भी कम टाइम था। लेकिन आईसीआर यूजी में आपके पास टोटल 150 क्वेश्चंस हैं और 2.5 आवर का टाइम मिलता है, यानी कि टोटल मिनट्स भी 150 ही बनते हैं, तो 1 मिनट ईच क्वेश्चन को मिलता है। तो टाइम आपको देख के लगेगा कि आईसीआर में ज़्यादा मिल रहा है एज कम्पेयर टू सीईटी, लेकिन आईसीआर में क्वेश्चंस थोड़े से एज कम्पेयर टू सीईटी लेंथी रह सकते हैं, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट ज़्यादा हो सकता है। तो अब मैं नहीं कह रहा कि डिफिकल्टी लेवल इजी कौन सा है मुश्किल कौन सा है, बिकॉज ये टोटली स्टूडेंट के ऊपर है। हो सकता है किसी स्टूडेंट को न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा इजी लगता हो और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में वो कंफ्यूज हो जाता हो, गलत कर देता हो, तो इन दैट केस अगर न्यूमेरिकल्स इजी लगते हैं तो शायद आपको आईसीआर रिलेटिवली इजी लगे, और अगर आपकी कंसेप्ट्स के ऊपर अप्रोच अच्छी है और कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है तो आपको सीईटी में भी इजी लगे। तो ये टोटली स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या इजी लगेगा क्या मुश्किल रहेगा, वो मैं टोटली आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इसमें एक और डिफरेंस हमने दोनों में देखा, जैसे सीईटी जो था वो आपका ऑफलाइन था, तो उसमें अगर आपने ओएमआर में एक आंसर फिल कर लिया यू कैन नॉट चेंज योर आंसर, एक बार जो आपने फिल कर लिया सो कर लिया। और आईसीआर यूजी क्योंकि सीबीटी है तो जब तक आपने फाइनल एग्जाम सबमिट नहीं किया या फाइनल टाइम नहीं हुआ यू कैन चेंज योर आंसर्स, राइट। आपने एटी किया है तो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर ओएमआर में जो भी आपने फिल कर लिया वो फाइनल आंसर कंसिडर किया जाता है, यू कैन नॉट चेंज योर ऑप्शंस। और अगर आपने अदर स्टेट में ही अप्लाई करना होगा तो डेफिनेटली यू विल फिल थ्रू आईसीआर यूजी। बाकी जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं प्लीज़ उसकी सीट्स देख लीजिएगा और उसकी एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा कि कितनी सीट्स वो आईसीआर यूजी के थ्रू फिल कर रहे हैं और वो अपना स्टेट लेवल का एंट्रेंसेस ले रहे हैं कि नहीं। अगर ले रहे हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हम क्या रिकमेंड करना चाहेंगे, आप दोनों एंट्रेंस दीजिए, बिकॉज आप अपॉर्चुनिटीज़ को खुला रखिए। आप अलग अलग कॉलेजेस को यहाँ पर ऑप्शन लेके चल सकते हैं। अगर आपका कोर्स फाइनली डिसाइडेड है, जैसे मुझे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करना है लेट से, तो उसके लिए जो भी कोर्स अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं आप उनकी प्रायोरिटी लिस्ट बना लें कि मुझे फर्स्ट नंबर पे प्रेफरेंस ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी चाहिए, सेकंड नंबर पे ये, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई दोनों में करें। जहाँ पे आपको अच्छा स्कोप दिख रहा हो, आपका जो सिलेक्ट किया हुआ कॉलेज है वो आपको ईजिली मिल रहा हो, तो आप वहाँ पे जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। एंड दोनों के अंडर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ कुछ अलग अलग स्कॉलरशिप्स भी आपको ऑफर कर सकती हैं, तो आप उनको भी ध्यान में रख सकते हैं। कोई पॉइंट रह गया हो तो मैडम प्लीज़ कवर कीजिएगा। हाँ जी, तो आई रियली होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप किसी स्टेट के रेजिडेंट हैं और आप उसी स्टेट की जो यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जो स्टेट लेवल का एंट्रेंस टेस्ट है आप उसे क्वालिफाई करोगे और उसमें एडमिशन लोगे। बट अगर आप उस स्टेट के अलावा किसी दूसरी स्टेट में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आप आईसीआर के अंडर एडमिशन जो है वो लोगे, ठीक है। तो अगर आप पंजाब में रहते हो और आप सेम आपका कोर्स डिफाइंड है तो फिर आप पीएयू में जा सकते हो सीईटी के थ्रू सिंपली। बट यही अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जाके किसी दूसरी में लेना चाहते हो तो फिर आप आईसीआर के अंडर जाओगे। और वैसे भी मैं आपको बता देना चाहूँगी कि आईसीआर के अंडर ही जो स्टेट लेवल पे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रैंक 1 पे आती है और नेशनल लेवल पे रैंक 2 पे आती है। सो टोटली डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस कि आप कहाँ पर पढ़ना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप, जैसे हमने रिकमेंड किया, आप दोनों को ही फिल करो ताकि अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास काफ़ी हों। मान लो इन केस आपका एक में थोड़ा रैंक पीछे भी है, आपको नहीं इतना सेफ साइड लग रहा, तो फिर आप कोई बात नहीं, आप आईसीआर के अंडर किसी दूसरी स्टेट में जाके भी तो अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे भी तो एडमिशन ले सकते हो। और कंपटीशन का बिल्कुल ही अलग है, हम ऐसा कंपेयर कर ही नहीं सकते कि इसमें ये ऐसा रहेगा उसमें वो ऐसा रहेगा, तो वो बिल्कुल अलग है। एक पॉइंट मैं यहाँ पर कंट्रोवर्सी में लेना चाहूँगी
कि जैसे सर ने कहा कि जो ऑनलाइन है उसमें सीबीटी में आप ऑप्शन चेंज कर सकते हो, ए के बाद जैसे बी या बी के सी ऐसे कर सकते हो, बट यहाँ पर हमने जो भी हमें सही लगा हमने एक बार फिल कर दिया। सो व्हाट डू यू थिंक कि स्टूडेंट अगर ऐसे चेंज करता जाएगा तो ये गलत बात नहीं है? उसका टाइम भी वेस्ट हो गया, उसको पहले लगा कि हाँ ए था, फिर करके उसको लगा नहीं ये तो बी था, तो शायद ए ही ठीक हो, उसने इस चक्कर में गलत कर दिया। ये फ़ायदा भी है नुकसान भी है। अगर किसी स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल लो है, और कॉन्फिडेंस लेवल लो क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट ने प्रैक्टिस कम की हुई है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी कम प्रैक्टिस किए हैं, तो उस चक्कर में उसको लग सकता है कि पहले बी था, अब उसको दोबारा सोच के लगा डी है, वो इसी में चेंज करने लग गया और टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन कई बार होता ये है कि हम गलती से टिक कर लेते हैं। हमें यहाँ पर निकाला था, हमने मान लो 6 आंसर आया था और वो बी है और गलती से डी हो जाता है, तो इन दैट केस आप OMR में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन CBT में कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वी डू नॉट रिकमेंड दैट कि आप बार बार चेंज करें, क्योंकि टाइम वेस्ट बहुत हो जाएगा और आपके पास इतना टाइम टू बी वेरी ऑनेस्ट होता ही नहीं है। आपको पूरे क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट हो जाए उतनी ही बहुत बड़ी बात है, बिकॉज टाइमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये सीखनी पड़ेगी टाइम मैनेजमेंट, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं खैर दोनों के लिए या किसी भी दोनों में से एग्जाम के लिए। और जैसे हमने पहले बताया कि कुछ कोर्सेज तो है ही CET के अंडर और कुछ कोर्सेज तो हैं ही ICAR UG के अंडर, तो अगर आपने उनमें से कोई कोर्स सेलेक्ट किया है तो आपको वही रिस्पेक्टिव एग्जाम देना होगा, वेदर इट इज़ ICAR UG और इट इज़ CET। एक्सपेक्टेड डेट्स भी आपको बता देता हूं मैं कि जो हमारे पास ICAR UG है और CET है, टेंटेटिवली इनका मार्च अप्रैल मई के आसपास फॉर्म्स आ जाते हैं। मैं 3 मंथ बोल रहा हूं बिकॉज ड्यू टू कोविड सारे एकेडमिक ईयर शिफ्ट हो गए हैं, तो मार्च अप्रैल मई वैसे इनका जनरल ट्रेंड रहता है, और एग्जाम जनरली जून जुलाई के आसपास हो जाते हैं। बाकी आगे पीछे हो सकता है रिस्पेक्टिव ईयर में, वो आप रेगुलरली चेक करते रहिएगा। हम वैसे ये रेगुलर पोस्ट अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपडेट करते रहते हैं, तो आप वहाँ पर भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, फॉलो करके रख सकते हैं, राइट। और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि हम ICAR UG और CET दोनों के लिए ही कोचिंग अवेलेबल करवाते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड्स में करवाते हैं, जिसमें हम रेगुलर क्लासरूम कोर्सेज होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, सारा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, और अकॉर्डिंग टू एग्जाम आपको मटेरियल डिज़ाइन मिलेगा, और साथ में टेस्ट वगैरह वीकली लिए जाते हैं। जनरली वीकली टेस्ट सीरीज रहती है और रिमेनिंग डेज में हम सिलेबस कवर अप करते हैं, और कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेके चलते हैं ताकि हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली गाइड किया जा सके। और आउट ऑफ क्लास टाइम भी आप अपने टीचर्स से जो डाउट्स क्लियरेंस है वो व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं। आपको रिस्पेक्टिव टीचर्स के नंबर्स वगैरह असाइन किए होते हैं, और आपको गाइड हम आपकी एडमिशन तक करते हैं। बिकॉज जैसे हमने इस वीडियो में देखा, ये बहुत सारे बच्चों का एक्चुअली डाउट था कि CET में अप्लाई करना चाहिए, ICAR में अप्लाई करना चाहिए, इसीलिए हमने ये रिस्पेक्टिव वीडियो जो है वो आज बनाई है। और ऐसे ही आपको टिल एडमिशन तक बहुत सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं एग्जाम के बाद, स्पेशली किस रैंक तक किस कोर्स में लेनी चाहिए। जैसे ICAR UG के अंदर ही अलग अलग कोर्सेज हैं, काउंसलिंग के लिए कौन सा कोर्स अप्लाई करूं। अब जैसे PAU CET में भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, आपका जो भी XY रैंक आया है उसके बेसिस पे किस कोर्स में मुझे एडमिशन लेनी चाहिए, किस कोर्स में इजीली मिल सकती है, किसका आने वाले टाइम में फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो आपको टिल एडमिशन तक कोई भी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर से इजीली पूछ पाएंगे, ताकि आपको हम टिल एडमिशन तक गाइड कर सकें। बिकॉज हमें काफ़ी टाइम हो चुका है ये करवाते हुए, 2011 से मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो हमने अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग स्टूडेंट्स को जाते देखा है। तो हर एक सेक्टर की जो रिस्पेक्टिव आपको डाउट्स हैं वो हम क्लियर कर सकते हैं। तो जैसे आपने कहा कि अगर किसी स्टूडेंट को अच्छी तरह से नहीं प्रैक्टिस करी होगी तो वो वहाँ पे गलत अटेम्प्ट करेगा। सो व्हाट डू यू थिंक कि कोई स्टूडेंट कैसे प्रैक्टिस करे ताकि वो क्वेश्चन एग्जाम में जाके कंफ्यूज ना हो और एक ही क्वेश्चन के एक ही आंसर पे क्विकली स्टिक कर जाए, वो उसके पास ये होना कि मैंने A करना था कि B करना था। कैसे कोई स्टूडेंट ऐसे अपना माइंडसेट जो है वो सही से कर सकता है? देखो, बहुत सिंपल सा फंडा है जी कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू लैक ऑफ प्रैक्टिस, या लैक ऑफ प्रैक्टिस इज इक्वल टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जितना आपने प्रैक्टिस कम किया होगा उतना कॉन्फिडेंस लेवल लो रहेगा, जितनी प्रैक्टिस आपने ज़्यादा की होगी उतना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप कोई भी टॉपिक अगर पढ़ते हैं तो पहला तो आपको थ्योरेटिकल या उसका कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद उसके क्वेश्चंस आप जितने प्रैक्टिस कर सके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा है। फॉर एग्जांपल हम लगभग ईच चैप्टर के मिनिमम 100+ क्वेश्चंस यहाँ पर स्टूडेंट्स को असाइन करते हैं हमारे मटेरियल्स में, ताकि स्टूडेंट अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर सके। अब सेम टाइप के क्वेश्चन जब वो मल्टीपल टाइम करते रहते हैं तो उनको पता चल जाता है कौन सी इक्वेशन कहाँ पे लगनी है, कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज होना है, कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है और क्यों लग रहा है। यही बच्चों को कन्फ्यूजन होती है ना कि इस इक्वेशन में मुझे पता नहीं चल रहा कौन सा फार्मूला लगाऊं, कौन सा कंसेप्ट लगाऊं, क्योंकि
मल्टीपल फार्मूलेज हैं फॉर एग्जांपल फिजिक्स में, तो ये बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है प्रैक्टिस के साथ। मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, पहले चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, और उसके बाद फुल सिलेबस के टेस्ट पेपर्स मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। हम फुल सिलेबस में भी करवाते हैं और फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट पेपर स्टूडेंट के भी लेते हैं, ताकि पता चल सके कि फुल सिलेबस में उसका स्कोर बन कितना रहा है, ताकि उसको कुछ एक्सपेक्टेड आइडिया तो हो कि वो टोटल में से कितने परसेंटेज स्कोर कर पाएगा, किस कोर्स तक वो ऑप्ट कर पाएगा, कहाँ पे वो स्टैंड करता है, कहाँ पे उसकी वीकनेस है, कहाँ पे उसकी अपॉर्चुनिटीज उसको दिखती हैं। बिकॉज जैसे हम ना वीकली टेस्ट लेते हैं, तो वीकली हर चैप्टर का हम स्टूडेंट्स का टेस्ट ले लेते हैं, तो स्टूडेंट का चैप्टर वाइज टेस्ट लेके हमारे पास स्कोर कार्ड बन जाता है कि किस चैप्टर में स्टूडेंट का कितना स्कोर है, किसी में अच्छा है, किसी में वीक है। तो हर एक स्टूडेंट की अलग अलग स्ट्रेंथ एंड अलग अलग वीकनेस होते हैं, तो एक कॉमन स्ट्रेटेजी सभी स्टूडेंट्स पे अप्लाई नहीं होती। किसी स्टूडेंट को हम कहेंगे कि आप फॉर एग्जांपल मैथ्स में कैलकुलस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, किसी को कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री पे ज़्यादा फोकस कीजिए। फोकस आपको सब पे करना चाहिए, लेकिन आपकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि आप उतनी ही एफर्ट्स लगा के बेटर रिजल्ट्स ले सकें। तो ये हमारे लिए टास्क रहता है कि हम हर एक स्टूडेंट को रेगुलर मॉनिटर करें, उसके स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस के बेसिस पे उसको पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजी बना के दें, ताकि वो उतने ही एफर्ट्स लगा के और भी बेटर जो रिजल्ट है वो ले पाए। ये ड्यूटी होती है एक्चुअल में मेंटर की। ओके तो मैं आपको अपने बारे में भी बता देना चाहती हूँ। जैसे मैंने शुरू में अपना नाम तो बता ही दिया था, माई सेल्फ भावना, और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो PAU से करी है, दैट इज़ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। और इसमें एडमिशन लेने के लिए एक अलग एंट्रेंस टेस्ट होता है, दैट इज़ MET, PAU MET। मैंने भी वो दिया था और उसमें मेरा रैंक 1 था। तो जस्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी अच्छे से पढ़े तो आप भी एक अच्छा रैंक जो है वो ले सकते हैं, चाहे वो कोई भी एंट्रेंस टेस्ट हो। ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज़ बहुत मुश्किल है ना, कोई भी, मैं हमेशा कहती हूँ, कोई भी बॉर्न टॉपर नहीं होता। किसी का भी जब बर्थ होता तब उसे नहीं पता होता कि हाँ ये टॉपर है, ये नहीं है। इट्स टोटली इन योर हैंड्स कि आप कितनी इनपुट उसमें लगा रहे हो, कितनी आप इन्वेस्टमेंट उसमें टाइम की, अपनी एनर्जी की, अपने पोटेंशियल की कर रहे हो। पोटेंशियल सबके अंदर होता है, बस बात है मौके पे उसे यूज़ करने की। तो टाइम वेस्ट ना करिए, टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। बिल्कुल सही वे में एफिशिएंटली अपनी प्रैक्टिस करिए, टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ लो जितना पढ़ सकते हो, यही टाइम है। अगर आप पढ़ोगे तभी तो बाद में ऑफिसर स्केल की कोई जॉब लोगे, अगर ये करोगे तभी तो वो होएगा ना, अदरवाइज कैसे ऐसे बैठ के सपना देखने से तो वो जॉब मिलने नहीं वाली है ना। तो अभी आपका बिल्कुल सही टाइम है, स्टूडेंट लाइफ बेस्ट लाइफ है, जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें कर लो। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विश यू वेरी गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू, बाय बाय। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और जरूर बताइएगा कौन स्टूडेंट किस एग्जाम में इस बार अपीयर होने वाला है। एंड इम्पॉर्टेंटली आप प्लीज़ अपना कोर्स भी मेंशन कीजिएगा कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल सी यू इन नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।